नमस्कार दोस्तों, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डीएनए डैमेज कि डीएनए डैमेज क्या होता है। हमने डीएनए से डीएनए बनाया, यानी कि रेप्लिकेशन के बारे में हमने बातें की थी और रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। एक पुराने डीएनए से नया डीएनए बन गया और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया, या फिर सेल के डिवीज़न होने के लिए भी वह डीएनए तैयार हो गया। अब देखिए, उस बने हुए डीएनए के अंदर किसी प्रकार का चेंज आ जाना या किसी भी प्रकार का म्यूटेशन आ जाना जिसकी वजह से उसका फंक्शन इफेक्ट हो रहा है, उसको अपन क्या बोल देंगे कि उसके अंदर डैमेज हो गया, यानी कि डीएनए क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। तो डीएनए की नॉर्मल सीक्वेंस से नॉर्मल स्ट्रक्चर में और या नॉर्मल फंक्शन में किसी भी प्रकार का अल्टरेशन आ जाना, किसी भी प्रकार का डिफरेंस या डिफेक्ट आ जाना क्या कहलाता है, डीएनए डैमेज कहलाता है। अब ये देखिए, डीएनए डैमेज किसकी वजह से होता है और इसको कैसे रिपेयर भी किया जा सकता है। यानी कि रेप्लिकेशन होने के बाद में अगर डीएनए डैमेज हुआ है तो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मशीनरी होती हैं जो उसको वापस से रिपेयर भी कर सकती हैं। नॉर्मल आप बात करो तो डीएनए पॉलीमरेज की एक इतनी एफिशिएंसी होती है, एक इतनी विश्वसनीयता होती है कि वो 5 लाख न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड हो सकता है कि गलत जोड़े, या 10 लाख न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड गलत जोड़े, ऐसी उसकी संभावना होती है। लेकिन वो 0% तो नहीं हो सकती। यानी कि 10 लाख में एक न्यूक्लियोटाइड गलत जोड़ रहा है तो उसका मतलब गलत तो जोड़ रहा है। तो उसको फिर से कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उसका काम किया जा सकता है, यानी रेप्लिकेशन होने के बाद में डीएनए अगर डैमेज हुआ है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा और वो डीएनए डैमेज होने की वजह क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, नॉर्मल अगर डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए अगर डैमेज हुआ है तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। यानी कि हो सकता है कि उसके बेस पेयर में किसी भी प्रकार का चेंज आ गया, या फिर उसके न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में किसी भी प्रकार का चेंज आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड की बनने की सीक्वेंस में किसी भी प्रकार का चेंज आ गया, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। वो नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा तो वो जो डीएनए बना हुआ है वो आपकी बॉडी में किसी भी काम का नहीं रहेगा। जैसे कि बॉडी के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो होती हैं सोमेटिक सेल्स, होती हैं और एक जर्म सेल्स होती हैं। अगर सोमेटिक सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार का म्यूटेशन आया है, किसी भी प्रकार का चेंज आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक ही सीमित रहती हैं। तो सोमेटिक सेल्स के अंदर किसी प्रकार का म्यूटेशन आया तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक ही रहेंगी, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं होंगी। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो उसकी डेथ तक हो जाए, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास उसको नहीं करेगा। लेकिन अगर म्यूटेशन जर्म सेल्स के अंदर आ गया तो प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि जर्म सेल्स का म्यूटेशन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर दी तो वो नेक्स्ट जनरेशन को भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि जर्म सेल्स के अंदर म्यूटेशन आया है तो वह किस श्रेणी में आ सकता है, कि डीएनए डैमेज की श्रेणी में आ सकता है। और डीएनए डैमेज का मतलब हो गया कि डीएनए डैमेज को ही क्या कर दिया आपने, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर दिया। तो जो बनने वाली जनरेशन्स हैं वो डिफेक्टिव जनरेशन बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब देखिए, अपन चर्चा करते हैं कि डीएनए डैमेज की वजह क्या क्या हो सकती हैं और उनको वापस से रिपेयर कैसे किया जा सकता है। और अगर रिपेयर करने का अपने पास में कोई रास्ता ही नहीं होता, यानी कि नॉर्मल तो क्या होता है कि डीएनए डैमेज हो गया तो उसको मशीनरी होती हैं, अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मशीनरी होती हैं जो उसको ठीक कर देती हैं, उसको वापस से क्या कर देती हैं, रिपेयर कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये डीएनए डैमेज दिखाई दे रहा है। अब इस डीएनए डैमेज के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी मशीनरी होती हैं जो इसको वापस रिपेयर कर सकती हैं, लेकिन अगर रिपेयर नहीं कर पाएंगी तो एक अपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है। अपोप्टोसिस के द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा, डेथ कर दी जाएगी, इस डीएनए को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर जनरेशन तो इफेक्ट हो रही है लेकिन उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इफेक्ट ना हो, वो प्रोजेनी प्रोड्यूस ना कर पाए। तो उस सब के लिए लास्ट ऑप्शन क्या बचता है अपने पास में, कि अगर डीएनए डैमेज ठीक नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या कर दिया जाए, उस डीएनए को नष्ट कर दिया जाए। और उस डीएनए की नष्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस से आप पहले भी वाकिफ़ होंगे कि अपोप्टोसिस क्या होती है, और अगर वाकिफ़ नहीं हो तो कभी ना कभी हम इसको भी ज़रूर पढ़ लेंगे कि अपोप्टोसिस क्या होती है। नॉर्मल क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स कोई काम की नहीं है, किसी सेल्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, अब वो किसी भी काम की अपनी बॉडी के अंदर नहीं है तो उसकी डेथ करवा दी जाती है। और
अपनी जितनी भी अंगुलियों की जैसे फिंगर की स्ट्रक्चर अलग हुई है, कान नाक जितनी भी आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, वो भी सब किसकी वजह से हुआ है, अपोप्टोसिस की वजह से हुआ है। तो अपोप्टोसिस जो है इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। और फिलहाल आप इसमें इतना समझिए कि प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि सीक्वेंस वाइज किसी सेल को डेथ करवाना क्या कहलाता है, अपोप्टोसिस कहलाता है। ऐसा नहीं है कि किसी की मर्जी से इस सेल को मार दिया जाएगा, उसके अंदर पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग होती है, सिग्नलिंग होती है और मैसेजेस के द्वारा ही अपोप्टोसिस के द्वारा किसी सेल्स को मारा जाता है। और अगर अपोप्टोसिस प्रॉपर नहीं हुआ तो सेल मरेंगी नहीं, और सेल नहीं मरेंगी तो सेल अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी, और संख्या में वृद्धि करके क्या कर सकती हैं, कैंसर पैदा कर सकती हैं। तो कैंसर का अपोजिट क्या है, अपोप्टोसिस, यानी कैंसर को रोकने का काम कौन कर रहा है, अपोप्टोसिस कर रहा है। अब अपन देखते हैं कि यह डीएनए जो डैमेज हो रहा है, यह डीएनए डैमेज कैसे होता है और उसको वापस रिपेयर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, ये डीएनए डैमेज की क्या क्या वजह हो सकती हैं। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ गया। मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से हो सकता है कि डीएनए के अंदर किसी प्रकार का कोई डैमेज आ गया, या फिर रेप्लिकेशन एरर्स। रेप्लिकेशन एरर्स का क्या मतलब हो गया कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, तो हो सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज से कोई गलती हो गई, उसने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, और गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद में भी आप जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग करता है, तो हो सकता है कि वो प्रूफ रीडिंग करने के बाद भी डीएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। और डीएनए पॉलीमरेज अगर उस म्यूटेशन को या उस चेंज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो वो रेप्लिकेशन के दौरान वो म्यूटेशन है वो परमानेंट हो जाएगा। तो उसको अपन क्या बोल देंगे कि रेप्लिकेशन एरर्स, यानी रेप्लिकेशन के अंदर कोई गलती होगी तो हो सकता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये जो आजकल कॉमन चल रहा है, प्रदूषण चल रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हो गई, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गया, तो अल्फा बीटा गामा रेज जो होती हैं, किरणें होती हैं, वो हाई एनर्जी की रेज होती हैं, और हाई एनर्जी की रेज होने की वजह से अगर वो अपनी बॉडी से टकराएंगी तो अपने जीनोम को इफेक्ट कर देती हैं, डीएनए के अंदर डैमेज ला देती हैं। दूसरा आप क्या हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट रेट, यानी कि पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी किरणों के बारे में तो आपने बहुत सुना है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और अल्ट्रा वायलेट है वो ओजोन लेयर को क्रॉस करके कहाँ तक आ रही हैं, अर्थ तक, सरफेस तक आ रही हैं, और सरफेस पर आके वो क्या कर पा रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, डीएनए को क्या कर देंगी, डैमेज कर देंगी, और डीएनए को डैमेज करने की वजह से जो है वो जनरेशन डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर हो सकता है टॉक्सिक केमिकल्स। ये क्या हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स का क्या मतलब होता है, ये भी एक पॉल्यूशन का ही रिजल्ट है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बन रहे हैं, जैसे कि तंबाकू, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, या फिर और पॉल्यूशन की वजह से ही बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल जो है वो एनवायरनमेंट में आज खूब मात्रा में आपको मिलेंगे। तो वो भी अगर आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो जीनोम को इफेक्ट करेंगे, और जीनोम को इफेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, डीएनए को डैमेज करेंगे। तो इन वजहों से क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। इन सब चीज़ों की वजह से डीएनए के अंदर म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, या तो हो सकता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो गया, रेप्लिकेशन के अंदर एरर आ गया, आयनाइजिंग रेडिएशंस हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गई, या फिर जितने भी जो जहरीले पदार्थ हैं, जहरीले केमिकल पदार्थ हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल पदार्थ हैं, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, डीएनए में डैमेज हो सकता है। अब जैसे कि मान लो डीएनए के अंदर डैमेज हो गया, डीएनए के अंदर डैमेज होने के बाद में अपनी बॉडी में डीएनए डैमेज का रेस्पॉन्स क्या आता है। रेस्पॉन्स आने का मतलब क्या हो गया कि डीएनए डैमेज तो हो गया, अपने जीनोम को पता चल गया, तो फिर क्या करना है, उस डैमेज को वापस ठीक करना है, या फिर उसके लिए कोई रेस्पॉन्स देना है बॉडी को, अपने को करना क्या है। तो पहला होता है चेक पॉइंट एक्टिवेशन। चेक पॉइंट एक्टिवेशन का मतलब होता है कि सेल साइकिल के अंदर अपन जब पढ़ते हैं तो चेक पॉइंट एक्टिवेशन होता है, लाइसेंसिंग फैक्टर होते हैं CDC1, CDC6 और CDT1। यूकेरियोट्स में मैंने आपको लाइसेंसिंग फैक्टर बताए थे, जो हेलिकेज को लोड कर रहे थे, उनको अपन क्या बोल रहे थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो क्या होता है, चेक पॉइंट बोलते हैं उनको। और भी बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं, अपन बात करेंगे। लाइसेंसिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने वाले, डीएक्टिवेट करने वाले बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो वो क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन हो रहा है उस रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। ऑलरेडी डीएनए डैमेज हो गया और उसका अगर रेप्लिकेशन कर दिया तो बहुत सारे डीएनए डैमेज बन जाएंगे। तो चेक पॉइंट एक्टिवेशन की वजह से क्या कर दिया जाता है कि रेप्लिकेशन को एक बार के लिए रोक दिया जाता है, ताकि डीएनए डैमेज हुआ है वो एक ही डीएनए डैमेज रहे, वो बहुत सारी कॉपी नहीं बना पाए। तो ये कहलाता है चेक पॉइंट एक्टिवेशन। अब डीएनए का क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, यानी रेप्लिकेशन को आपने रोक दिया है, अब जो डीएनए डैमेज है उस डीएनए डैमेज ये डीएनए को रिपेयर किया जाता है।
अब रिपेयर करने की बहुत सारी मशीनरी अपनी बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे मिसमैच रिपेयर मशीनरी, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी, बेस एक्सेशन रिपेयर मशीनरी, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मशीनरी, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मशीनरी या फिर डायरेक्ट रिवर्सल मशीनरी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से या ये जब जितनी भी मशीनरी अपनी बॉडी के अंदर होती हैं, इन सब के अंदर डिटेल से बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर कैसे काम करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनको काम करवाते हैं और कैसे ये डीएनए डैमेज को ठीक कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात कर देंगे। तो डीएनए रिपेयर किया जाता है किसी भी वजह से या किसी भी एंगल से। अगर डीएनए खराब हुआ है तो कोशिश क्या की जाएगी कि उसको जैसे तैसे करके क्या किया जाए, ठीक किया जाए, डीएनए डैमेज को वापस से रिपेयर करके ठीक किया जाए। अब अगर डीएनए डैमेज परमानेंट हो गया, किसी भी तरीके से वापस रिपेयर नहीं हो पा रहा, पहली कोशिश क्या है अपनी, रेप्लिकेशन को रोकना। दूसरी कोशिश क्या है अपनी कि डीएनए डैमेज जो हुआ उसको ठीक करना। लेकिन किसी भी वजह से डीएनए डैमेज है वो ठीक हो ही नहीं रहा है, कोई भी मशीनरी उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही है, तो फिर आपके पास में लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि जो डीएनए डैमेज है उसको क्या कर दिया जाए, अपोप्टोसिस कर दिया जाए या फिर उस कंप्लीट डीएनए को क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे एक डीएनए तो चला गया लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं हो, वह बहुत सारी रेप्लिकेशन बना के बहुत सारी कॉपी नहीं बना पाए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डीएनए डैमेज के कारण, और डीएनए डैमेज को वापस कैसे रिपेयर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन ने बात कर रहे हैं। अब देखिए डीएनए रिपेयर के बारे में अगर अपन समझें तो एक चीज़ अपन समझ लेते हैं कि सेल साइकिल के बारे में आप सबने सुना है और सेल साइकिल की फेजेस के बारे में भी सबने सुना है अपन ने। एक तो होती है जीवन फेज, एक तो हो गई जीवन फेज। अब जीवन फेज के बाद में कौन सी आती है, एस फेज। एस फेज के बाद में G2 फेज और एम फेज। इतनी सेल्स होती हैं और ये एम फेज को क्रॉस करने के बाद में क्या बन जाएंगी, एक सेल से बन जाएंगी साहब दो सेल्स। एम फेज को क्रॉस करते ही, एम फेज का मतलब क्या हो गया कि डिवाइडिंग फेज होती है एम फेज। तो सेल साइकिल के अंदर दो फेज इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होती है एस फेज, इसके अंदर एक डीएनए से दो डीएनए बनता है, और एक इंपॉर्टेंट फेज होती है एम फेज, जिसके अंदर क्या होता है कि एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं। अब देखिए इसके अंदर डीएनए की बात करें, जीवन फेज के अंदर अगर आप डीएनए की बात करो तो कितने डीएनए हैं, जीवन फेज के अंदर डीएनए कितने हैं, एक डीएनए, उसको मान लो नाम दे रहे हैं अपन 1s। एस फेज के अंदर होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, तो उसके अंदर भी क्या होगी 1s, क्योंकि रेप्लिकेशन अभी हो सकता है कि स्टार्ट हुआ है या फिर हो सकता है कि आधा ही रेप्लिकेशन हुआ है। और G2 फेज के अंदर आपको डीएनए की कितनी अमाउंट मिलेगी, 2s। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तौर पर आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि 2s वाली कंडीशन या एक डीएनए से दो डीएनए आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, G2 फेज में देखने को मिलेंगे, एस फेज में नहीं देखने को मिलेंगे। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि आप ऐसा कॉन्सेप्ट लगा लो कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो आप ये सोच लो कि हाँ एस फेज में ही क्या हो गया 1s से 2s हो गया। नहीं, एस फेज की आप क्या गारंटी दे रहे हो, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि एस फेज स्टार्ट हुई है, एस फेज स्टार्ट हुई है, तो क्या आप बता सकते हो कि एक डीएनए से दो डीएनए बन गया, नहीं, अभी तो एस फेज स्टार्ट ही हुई है, हो सकता है कि रेप्लिकेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ, कोई और सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो एस फेज में आप किसी भी एंगल से नहीं बोल सकते कि 2s वाली कंडीशन होती है। प्रॉपर 2s वाली कंडीशन कहाँ होगी, G2 फेज के अंदर, और G2 फेज से फिर दो डीएनए बन गए। अब ये दोनों डीएनए अलग अलग सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कि एक डीएनए इस सेल के अंदर पहुंच गया, एक डीएनए इस सेल के अंदर पहुंच गया, फिर से इनकी सेल साइकिल होगी, यानी फिर से G1 S G2, फिर से सेल्स डिवीजन, फिर से रेप्लिकेशन, ये सब चीज़ें जो है वो साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती है। अब देखिए डैमेज कहाँ कहाँ हो सकता है और उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। मान लो डीएनए डैमेज हो गया जीवन फेज के अंदर, किसी भी वजह से हो गया, जैसे मैंने आपको बहुत सारे रीज़न बताए थे डीएनए डैमेज के, किसी भी वजह से डीएनए का डैमेज हो गया और जीवन फेज के अंदर डीएनए डैमेज हो गया, तो इसके अंदर कौन सी मशीनरी काम करती है, उसके अंदर काम करती है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म। जीवन फेज के अंदर कौन सी काम करती है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म, और यह मशीनरी G2 फेज में भी काम कर सकती है।
यह मशीनरी G2 फेज में भी काम कर सकती है। देन आती है एस फेज। अगर एस फेज में रेप्लिकेशन होते समय किसी भी प्रकार का कोई डीएनए डैमेज हो गया तो इसके अंदर कौन सी मशीनरी काम करेगी? उसके अंदर काम करेगी मिसमैच रिपेयर मशीनरी। उसके अंदर कौन सी मशीनरी काम करेगी? मिसमैच रिपेयर मशीनरी। इसके अलावा एक बेस एक्सेशन रिपेयर मशीनरी है कि थोड़ा बहुत डीएनए का डैमेज हुआ है तो बेस एक्सेशन रिपेयर मशीनरी भी इनके साथ में काम कर सकती है। तो ये तो बात हो गई 3 रिपेयर मशीनरी। अब ये कहाँ तक बात है? ये डीएनए है। अब डीएनए के छोटे से सीक्वेंस के अंदर कोई डैमेज आया है, मान लो कोई छोटी सी सीक्वेंस है, उस छोटी सी सीक्वेंस के अंदर डैमेज आया तो ये मशीनरी काम कर देंगी। लेकिन मान लो डबल स्ट्रैंड डीएनए था, उस पूरे डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर ही म्यूटेशन आ गया, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर पूरे के अंदर ही म्यूटेशन आ गया, पूरे के अंदर ही चेंज आ गया, तो फिर उसको कैसे किया जाएगा? उसको ठीक किया जाएगा होमोलोगस रिपेयर मशीनरी के द्वारा। यानी डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को कैसे ठीक किया जाता है? होमोलोगस रिपेयर मशीनरी के द्वारा। और इसकी छोटी सी सीक्वेंस के अंदर, यूकेरियोट्स में इसकी छोटी सी सीक्वेंस के अंदर अगर चेंज आ गया तो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के द्वारा उसको ठीक किया जाएगा। उसको कैसे ठीक किया जाएगा? नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के द्वारा। अब देखिए डीएनए ने रेप्लिकेशन कर लिया है और डीएनए है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया है। यानी ये सब चीज़ें तो क्या थी कि रेप्लिकेशन होते समय डीएनए डैमेज हो गया, रेप्लिकेशन से पहले डीएनए डैमेज हो गया, या सिंगल स्ट्रैंड के अंदर डीएनए डैमेज हो गया, डबल स्ट्रैंड के अंदर डीएनए डैमेज हो गया। ये तो आपकी बात थी यहाँ तक की कि यहाँ तक डीएनए डैमेज हुआ है तो आपने उसको आराम से हैंडल कर लिया है। लेकिन ये मशीनरी सारी की सारी फेल हो गई तो फिर क्या होता है कि डीएनए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया और डैमेज अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो फिर एक लास्ट चांस दिया जाता है। और वो लास्ट चांस किसको दिया जाता है? SOS रिपेयर मशीनरी के ये चांस दिया जाएगा। SOS पहले भी शायद आपने कभी नाम सुना होगा SOS रिपेयर मशीनरी के, जब हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बातें की थी कि डीएनए पॉलीमरेज 4th and 5th प्रोकैरियोट्स में किस में काम करते हैं? SOS रिपेयर मशीनरी या ट्रांसलेशन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन सिंथेसिस किसको बोलेंगे? SOS रिपेयर मशीनरी को ही ट्रांसलेशन सिंथेसिस बोलते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि डीएनए डैमेज जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाएगा तो इसका अपने को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ये एक लास्ट चांस दिया जाएगा। अब अगर SOS से ही डीएनए डैमेज ठीक नहीं हुआ, SOS से डीएनए डैमेज ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? उस डीएनए का ही क्या कर दिया जाएगा? अपोप्टोसिस कर दिया जाएगा, उसको नष्ट ही कर दिया जाएगा, उसका अपोप्टोसिस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से डीएनए डैमेज की कुछ सीक्वेंस होती है, कुछ से स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही डीएनए डैमेज को वापस से ठीक किया जा सकता है। और ये सब डीएनए डैमेज के बारे में बातें थी, वही मैंने आपको सेल साइकिल की सीक्वेंस के अंदर अरेंज करके बताया है कि सेल साइकिल की सीक्वेंस में यानी कब तो मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम करेगी, कब न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी काम करेगी, ये मशीनरी सब पर्टिकुलर टाइम में कैसे काम कर सकती हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में अपन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि डीएनए डैमेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, यानी कि जितनी भी रेडिएशंस हैं कौन कौन से केमिकल कर सकते हैं, कैसे ये म्यूटेशन कर सकते हैं, वो सब बातें करेंगे। और म्यूटेशन होने के बाद में, डैमेज होने के बाद में इनको रिपेयर मशीनरी के द्वारा कैसे वापस ठीक किया जाता है, उस सब चीज़ों के बारे में ही बातें करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एमएससी की बात करो तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इनसे, डीएनए डैमेज से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी कैसे काम करेगी, मिसमैच रिपेयर मशीनरी कैसे काम करेगी, होमोलोगस रिपेयर मशीनरी कैसे काम करेगी, यानी डबल स्ट्रैंड से काम कर रही है, सिंगल स्ट्रैंड पे काम कर रही है। यानी कि यहाँ पर मैंने जो आपको चार्ट बनवाया है, ये चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पर बात करेंगे कि ये जो डीएनए डैमेज करते हैं वो डीएनए को कैसे एक्चुअल में डैमेज करते हैं, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि डीएनए को वापस से रिपेयर कैसे किया जाता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।